तो बच्चों कल हमें जो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था कल, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमको ये समझनी है आज की, जब हमने बोला था कि एक्सटर्नल जो टॉर्क हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो एक रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो कर्व में जो चेंज आता है वो उसी टॉर्क की वजह से आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क। अगर हमको ये केस इस तरीके से समझना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगे ही ना, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क हमको लगता हुआ दिखाई ना दे किसी भी रियल फोर्सेस की वजह से, तो हम उसको ले सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसा करने से हमको फिर ये समझ में आएगा कि एंगुलर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे पास ये रिलेशन है टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं टी जो टॉर्क होता है हमारा, टाउ जो टॉर्क होता है हमारा, जिसको टी से भी लिख सकते हैं और टाउ से भी लिख सकते हैं, वो होता है डीएल बाई डी टी। तो अगर मेरा टी एक्सटर्नल मेरा 0 है तो ऑब्वियसली मेरा डीएल बाई डी टी को भी मैं 0 प्लेस कर सकता हूँ। और हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू समथिंग और वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दैट सर्टेनली मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने आप में कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसलिए हम आगे लिख रहे हैं कि my angular momentum is a constant quantity, L vector is a constant, और we can say that it is conserved। इसका ये मीनिंग भी हो गया, L हम लिख सकते हैं आई ओमेगा, तो आई ओमेगा मेरा कांस्टेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा। ये क्या होंगे, I1 और I2 कहाँ से क्रिएट हुए, ऑब्वियसली उसकी अगर हम दो सिचुएशंस को पकड़े कि ऑब्जेक्ट पहले लेट्स से 3 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था और फाइनली वो 3 से 4 हो गई है। तो 3 से 4 होने के पीछे कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे। अब 3 से 4 होने के पीछे रीजन एक तो ये हो सकता है कि हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई टॉर्क लगाया और जिससे उसकी स्पिन वेलोसिटी हम जो बोले या एंगुलर वेलोसिटी जो हम बोले वो बढ़ गई हो। बट यहाँ पर वो केस हम लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। तो दैट मीन्स फिर वो क्या करेगा, फिर वो एक ही काम कर सकता है कि वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेरी करे। ठीक है, अपने बॉडी में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो अपने मास डिस्ट्रीब्यूशन को स्पिन एक्सिस के अबाउट अगर वो वेरी कर लेता है तो उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी हो जाएगी, क्योंकि उनको कुल मिलाकर के इसको कांस्टेंट बना के रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो आइस स्केटर्स हैं, राइट। आप लोगों ने ओलंपिक्स या विंटर गेम्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके नीचे वो जैसे जो आइस स्केटर्स होते हैं उनके जो शूज होते हैं नीचे, वो आपकी आइस के ऊपर ग्लाइड करते हैं। वो ग्लाइड क्यों करते हैं, उसके पीछे भी आपको रीजन मालूम है कि जैसे ही उनके जो ब्लेड्स होती हैं शूज की, वो जो प्रेशर अप्लाई करती हैं आइस के ऊपर, तो उस लोकलाइज्ड प्रेशर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आइस जो होती है इमिडिएटली बिलो द ब्लेड्स वो क्या होती है, थोड़ी मेल्ट हो जाती है। तो आइस जब मेल्ट हो जाती है तो उस मेल्टेड आइस के ऊपर इनके जो ब्लेड्स होते हैं शूज के, वो इजिली उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्किड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपना मोमेंटम क्रिएट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव करते हैं। तो वो बहुत सारे एक्रोबैटिक्स दिखाते हैं, अपनी ही जगह खड़े होकर वो लोग घूमते हैं बहुत फास्ट। और जब उनको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है घूमने की, एंगुलर वेलोसिटी जब उनको बढ़ानी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को वो फोल्ड कर लेते हैं, और जब उनको स्लो डाउन होना होता है वो अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हैंड को क्लैस्प करना मतलब उसको आपस में बांधना, और उसको ओपन करना मतलब स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, देखो उनके जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो चेंज हो जाता है। इस केस में आप m इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो ये जो मास का जो हैंड का जो मास है जो उसका इस एक्सिस से रोटेशन का डिस्टेंस थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो m इंटू आर स्क्वायर में अगर आपका r बढ़ गया है तो ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपने r को कम कर दिया है तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की r की वैल्यू भी कम हो जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम हो जाएगा। तो उस कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेंसेट करने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ इस केस के अंदर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि बढ़ जा रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी एग्जांपल को मैंने आके लिख के आपको बताया कि एन आइस स्केटर स्ट्रेचेस हैंड टू स्लो डाउन हर एंगुलर वेलोसिटी एंड क्लैस्प हर हैंड टू स्पीड अप हर एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आ सकता है, गिव रीजंस व्हाई।
ऐसा क्यों होता है। दूसरा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर कोट किया है, उसके अंदर क्या है, अ डाइवर बेंड हिज बॉडी सो दैट ही इंक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी। तो जो डाइवर होते हैं, जो पानी के अंदर डाइव लगाते हैं, वो ऊपर डाइवर बोर्ड से छलांग लगाते हैं नीचे और अपनी बॉडी को बैंड कर लेते हैं नीज की तरफ, जिससे वो हवा में 2-4 बार चक्कर लगा के गोल गोल घूम के और फिर फाइनली अपनी बॉडी को ओपन करके और वो पानी के अंदर स्प्लैश डाउन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।